आप में से बहुत सारे बच्चे एक चीज को फेस कर रहे हैं, वो ये है कि वो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उनके नंबर उतने नहीं आ पा रहे हैं। हमारी मेहनत के इक्विवेलेंट तो नंबर आए ना यार। हम मैजिक नहीं चाह रहे कि कम मेहनत करें ज्यादा नंबर आ जाए, लेकिन हमारे मेहनत के इक्विवेलेंट मार्क्स कैसे आएंगे? अगर आप इस साल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, नोट्स रट लो, वर्ड टू वर्ड चीजों को रट्टा मार लो, पेपर में वैसे के वैसे लिखाओ, ये सब करके आप हो सकता है एक दो टेस्ट के अंदर नंबर ले आओ, हो सकता है स्कूल टेस्ट में मार्क्स ले आओ, लेकिन बोर्ड में आप नंबर लेके आ जाओगे, वो भी इस साल या आगे आने वाले सालों में? आंसर है बहुत ज्यादा मुश्किल। बच्चों, एग्जाम सर पे हैं और आप में से मोस्टली लोग अमर की तरह एक गलती करने वाले हैं या कर रहे हैं। अमर कौन है, उसकी क्या कहानी है बताता हूं, लेकिन पहले एक बात सुनो। अगर आप इस साल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं तो मैं चाहूंगा, आप भी चाहोगे कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंस में मार्क्स तो हमारे आए। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे एक चीज को फेस कर रहे हैं, वो ये है कि वो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन उनके नंबर उतने नहीं आ पा रहे हैं। हमारी मेहनत के इक्विवेलेंट तो नंबर आए ना यार। हम मैजिक नहीं चाह रहे कि कम मेहनत करें ज्यादा नंबर आ जाए, लेकिन हमारे मेहनत के इक्विवेलेंट मार्क्स कैसे आएंगे? मैं अपने लाइफ में बहुत सारे बच्चों से मिल चुका हूं जहां पे वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन मार्क्स उनके नहीं आते हैं, और अमर भी उनमें से एक बच्चा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अमर बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसके काम करने की डायरेक्शन में आपको समझाता हूं। उसका मानना था कि नोट्स रट लो, वर्ड टू वर्ड चीजों को रट्टा मार लो, पेपर में वैसे के वैसे लिखाओ। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात करते हैं, ये सब करके आप हो सकता है एक दो टेस्ट के अंदर नंबर ले आओ, हो सकता है स्कूल टेस्ट में मार्क्स ले आओ, लेकिन बोर्ड में आप नंबर लेके आ जाओगे, वो भी इस साल या आगे आने वाले सालों में? आंसर है बहुत ज्यादा मुश्किल। आप सबको पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस या लेवल ऑफ क्वेश्चंस कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, खासकर लास्ट ईयर फिजिक्स के पेपर में। और अमर की भी यही गलती थी कि उसने यही सोचा कि वो रट्टे मार के नंबर ले आएगा, और फिजिक्स में उसके नंबर बहुत ज्यादा बुरे आए। और इस साल भी चांसेस हैं कि फिजिक्स या फिर साथ साथ और सब्जेक्ट के पेपर भी मुश्किल आए। तो हमें क्या करना होगा? एक्चुअली उस बच्चे ने, अमर ने, नॉलेज गैप को नहीं समझा। वो नहीं समझ पाया कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पढ़ना और उसको क्वेश्चन पेपर में उतारना। किस तरीके से पढ़ें कि जो पढ़ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में उतर जाए। क्या ऐसा करे कि हमारा वो नॉलेज गैप खत्म हो। तो ऐसी 5 खतरनाक टेक्निक लेके आया हूं। बता नहीं सकता कितनी ज्यादा मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन 5 ऐसी खतरनाक टेक्निक्स लेके आया हूं जो आपको कैपेबल कर देंगी कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो उसके इक्विवेलेंट आपके मार्क्स आ जाएं। मैं यहाँ पे कोई ऐसे जादू नहीं सिखाने आया हूं कि 10 दिन में आप ये कर लोगे वो कर लोगे, नहीं। आप जितनी मेहनत कर रहे हो पहले हम उतने नंबर तो लेके आए ना, एक्स्ट्रा चीज तो बात की बात है। तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसी टेक्निक लाऊंगा जो आपके मार्क्स को आपके मेहनत के इक्विवेलेंट लाके खड़ा कर देंगे, मेरा यकीन मानो। और हर एक टेक्निक हीरा है, तो सारी की सारी टेक्निक्स को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझसे प्रॉमिस करते हो कि आप इन 5 टेक्निक्स को फॉलो करोगे, तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखो कि आई प्रॉमिस। इससे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ यार, अब हम भी अपने इक्विवेलेंट मेहनत के नंबर को लेके आएंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं पहली टेक्निक, यानी कि ब्लर्टिंग मेथड पे। अब ब्लर्टिंग मेथड क्या कहता है? ये कहता है भाई साहब, आप किसी भी चीज पे ट्रस्ट मत करो, आप किसी भी चीज पर ट्रस्ट मत करो, उसको टेस्ट करो। यानी कि मैं ये वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूं, एक अलग नाम से आपके पास लेके आ रहा हूं, समझना बात को। आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया और आपके दिमाग में चला गया, नहीं भाई, ट्रस्ट क्यों कर रहे हो आप? अपने ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर दो इस टॉपिक पे, मतलब इस पढ़ाई की फील्ड में। बाकी चीजों पर ट्रस्ट रखो, इसमें मत करो। और आपको क्या करना है, आपने जो भी पढ़ा, लेटेस्ट से आपका पढ़ाई का एक स्लॉट 45 मिनट का है, 45 मिनट आपने जो भी पढ़ा ना, नोट्स, कॉपी, किताब सब बंद कर दो, और उसके बाद एक पेन पेज निकालो और जो भी आपने 45 मिनट पढ़ा ना, उसे अपने नोट्स में अपनी भाषा में बिना कहीं से देखे लिख डालो। उसके बाद नोट्स खोलो और देखो क्या गैप है, क्या याद रहा, क्या नहीं याद रहा। जो नहीं याद रहा उसको दोबारा याद करो, दोबारा लिखो। क्या गलत लिखा उसको ठीक करो। याद रहे तभी आप ये चीजें, इसको एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करेगा। तो भैया ब्लर्टिंग मेथड को फॉलो करना है। अब इस पूरे प्रोसेस में एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप बार बार एक ही टॉपिक को, एक ही प्रकार की चीजों को भूल रहे हो, तो अपनी उसे मिस्टेक वाली नोटबुक में डाल दो, और उन टॉपिक्स पे जब भी आप क्वेश्चन बनाने बैठोगे, ज्यादा क्वेश्चन बनाना, मजा आ जाएगा। अब सेकेंड टेक्निक पे जाने से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एक छोटी सी बात में। ये वाला प्रोसेस समझ गए ना? अब सेकेंड टेक्निक पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आओ एक सवाल पूछता हूँ। मान लेते हैं कि एक बैट्समैन है और वो बैट्समैन मैचेस से पहले सिर्फ और सिर्फ
यॉर्कर की ही प्रैक्टिस कर रहा है, यॉर्कर की ही प्रैक्टिस कर रहा है, यॉर्कर की ही प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन एकदम से मैच के अंदर उसके पास फुल टॉस आ गई तो गड़बड़ हो सकती है ना, या फिर कोई और प्रकार की बॉल आ गई तो गड़बड़ हो सकती है ना। अब होता क्या है कि आप में से बहुत सारे बच्चे पूरी एक दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हो, उनको लगता है उन्हें मेहनत तो बहुत की और की भी हार्ड वर्क, लेकिन मैथ्स को लेके बैठ गए तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, फिजिक्स को लेके बैठ गए तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे। आपको पता है इसे ब्लॉक्ड प्रैक्टिस कहते हैं, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है। ऐसा बहुत जगहों पे देखा गया है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, या मैं जिन मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ मिलता हूं उनके साथ भी। उनकी गलती यही है कि वो एक दिन में पूरा का पूरा एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन हमारी अगली टेक्निक ही है और वो है इंटरलिविंग। देखो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको पूरा दिन किसी एक टॉपिक नहीं, आपको मिक्सचर करना है, आपको टॉपिक्स को मिक्स कर करके पढ़ना है। इससे काफी फायदे होंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जब हम टॉपिक्स को बीच बीच में चेंज करके पढ़ते हैं तो दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन स्ट्रांग बनता है, क्योंकि ब्रेन को कंपेयर करना पड़ता है कि कौन से कंसेप्ट सिमिलर है और कौन से कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है। तो ये एक फायदा होता है। इस प्रोसेस में हम सटल डिफरेंस को समझ पाते हैं और लर्निंग ज्यादा पावरफुल हो जाती है जब आप चीजों को मिक्स करके पढ़ते हो। तो अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और सुनो, आपका एग्जाम पेपर कैसा आता है? क्या उसमें एक चैप्टर के क्वेश्चन लगातार फिर लगातार होते हैं? नहीं ना, उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो आपके दिमाग को ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपके पास जब मिक्स प्रॉब्लम्स आए तो आप कैसे डील करो। ऑब्वियस सी बात है, अभी हम मिक्स चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, बट एग्जाम में सवाल मिक्स टॉपिक्स के आते हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अगर 12th के फिजिक्स के बच्चे आप हो तो किताब 1 और किताब 2 में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन कोई भी सवाल किताब 1 और कोई भी सवाल किताब 2 का आ सकता है। ऑल्दो 10th में पेपर्स के डिवीजन कर दिए गए हैं, बट 12th में तो अभी ऐसा नहीं हुआ। तो भैया समझो, इसके लिए क्या करना होगा, पूरे दिन एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं बैठना है। 2 घंटा फिजिक्स पढ़ो, या लेट से 2 घंटा मैथ्स पढ़ा। 2 घंटा मैथ्स पढ़ने के बाद 5-10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो भी आपको गैप देना, जो भी आपका टाइम टेबल है गैप दो। उसके बाद आप उठा लो फिजिक्स को। 2 घंटा मैथ्स पढ़ा, गैप दो, फिर फिजिक्स को उठाओ। दिन में 2 सब्जेक्ट मुश्किल उठा लिए तो एक लाइट उठा लो, जैसे इंग्लिश उठा लो या फिजिकल एजुकेशन या जो भी आपकी मर्जी है, लेकिन मिक्स करके चीजों को पढ़ो। एक दिन में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जो है डुअल कोडिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। इतनी प्यारी, इतनी बेहतरीन, इतनी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो लेके आ रहा हूं, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिर चलते हैं तीसरी टेक्निक यानी कि डुअल कोडिंग की तरफ। अब देखो यार, बहुत सिंपल सी बात करूंगा, मेरी बात से सहमत होगे। अगर मैं आपको कोई पिक्चर याद करने के लिए दूं या फिर कोई टेक्स्ट, तो आप पिक्चर को ज्यादा आसानी से और लंबे समय तक याद कर पाओगे। इसे पिक्चर सुपीरियॉरिटी इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब सिंपल है, पिक्चर्स ज्यादा आसानी से याद होती है और लंबे समय तक याद रहती है एज कंपेयर टू टेक्स्ट। साइकोलॉजिस्ट पेवियो ने इस थ्योरी को डुअल कोडिंग थ्योरी बोला था। उनका कहना था कि जब भी हम एक पिक्चर को देखते हैं तो आपके दिमाग में 2 इंफॉर्मेशंस भरती हैं, डुअल कोडिंग होती है। एक है कि आपके दिमाग में पिक्चर जाती है और एक लेबलिंग वगैरह जाती है, उसमें क्या है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप साथ में खुद ही डिकोड करते हो। यानी अगर मैं आपको एक घर की पिक्चर दिखाऊंगा तो पिक्चर तो आपको याद रहेगी, लेकिन घर, उसके आसपास का सराउंडिंग, कलर, वो सब भी आपको लेबल्ड अपने दिमाग में उसे खुद ही लेबल कर लो, अगर वो भी याद रहेगा। या फिर अगर उसमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेबलिंग हो रखी है, तो वो आपको ज्यादा याद रहेगी। इससे आप उस चीज को लॉन्गर टर्म तक याद रख पाओगे। तो इसे पढ़ाई में कैसे यूज करें? आंसर है, जब भी आप अपने नोट्स बनाओ तो आप उन नोट्स को बनाते हुए टेक्स्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं इमेजेस का भी इस्तेमाल करो। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो डायग्राम बना दो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रिएक्शन को फ्लो चार्ट में बना दो, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में भी बहुत डायग्राम होते हैं, कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो डायग्राम अगर कहीं पे भी हो सकता है उसको लगाओ, चाहे प्रिंट आउट करके लगाओ। अगर आपको वो डायग्राम पता है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मुझे हाथ से बनाना पड़ सकता है तो हाथ से बनाओ, लेकिन बनाओ भाई साहब जरूर। और इसी प्रिंसिपल पे हम भी साइंस एंड फन में लेक्चर्स डालते हैं। साइंस एंड फन एडुकेशन पे हमने पुराने जो लेक्चर डाल रखे हैं उनमें सब लेक्चर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स है। क्यों? ताकि आप विजुअली चीजों को समझ पाओ और लॉन्गर टर्म पे याद रख पाओ। आज भी कॉलेज के बच्चे मुझसे मिलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि उनको ये टॉपिक इसलिए याद है बिकॉज इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, उससे आप न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे, लेकिन न्यूमेरिकल तो तब बनाओगे ना जब आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। तो आप अपने नोट्स को भी डुअल कोडिंग के फॉर्म में बनाओ। अब अगर ये समझ गए तो आते 80-20 रूल। अगेन जो बच्चे हमें फॉलो करते हैं उनको इसका मतलब शायद पहले से पता होगा, बट इसकी ताकत का अंदाजा मैं आपको देता हूं। 80-20 रूल का पहले मतलब समझो। 80-20 रूल का मतलब है कि हमारे सिलेबस में से जो 20% पार्ट है उससे ही 80% पेपर बनता है।
मोस्टली तो ऐसा ही होता है। कभी कभार जैसे लास्ट ईयर के फिजिक्स के पेपर में थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें हुई थी, बिकॉज कुछ जगहों पे पेपर बहुत आसान आ गए थे और कुछ जगहों पे बहुत मुश्किल, या फिर नीट के पेपर में ऐसा होता है। लेकिन केमिस्ट्री हो गई या बाकी सब्जेक्ट 12th के हो गया 10th का, हर साल पेपर 80-20 रूल के हिसाब से ही बनता है। बट मोस्टली ऐसा ही होता है, विच बेसिकली मीन्स कि आपको करना क्या है। हम पहली बात तो आप हमारे 80-20 रूल की पुरानी वीडियोस देख सकते हो, और नहीं तो हम इस साल भी बहुत जल्द 80-20 रूल की ब्रेकडाउन वीडियोस लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद भी इसे एनालाइज कर सकते हो। अगर आप दिमाग लगाओ तो हमारी वीडियो से हेल्प ले सकते हो, लेकिन खुद भी दिमाग लगा सकते हो। आप हर एक चैप्टर के PYQs देखो और देखो PYQs में सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर से सवाल आ रहे हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक चैप्टर में एक पैटर्न होता है। मैं यहाँ पे अगर लेट्स से 10th क्लास का एग्जांपल हूँ, बिकॉज ये वीडियो कोई भी देख सकता है, तो 10th क्लास में हम सब जानते हैं कि जब भी लाइट चैप्टर आता है तो मिरर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला के ऊपर एक सवाल आना ही आना है। या अगर मैं यहाँ पे 9th क्लास का कोई एग्जांपल ले लूं तो लेट्स से मोशन में F = ma के ऊपर इनडायरेक्ट जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंबाइंड क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। ऐसे 11th-12th में भी कुछ ना कुछ रिपीट होता ही है हर साल। तो आपको उन टॉपिक्स को सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग करना है, यानी उस 20% सिलेबस को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है, और उनसे कनेक्टेड जो जो चीजें जो आपको उनको पढ़ने के लिए रोक रही है उनको भी पहले पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब भी आप कोई सैंपल पेपर परफॉर्म करेंगे, आपके 50, 60, 70% नंबर सिर्फ उस सिलेबस से आएंगे तो आपको लगेगा कितना आसान है, और फिर आपका मन ऑटोमेटिकली करेगा बाकी चीजें पढ़ने के लिए। तो 80-20 रूल के हिसाब से अब कई बच्चे क्या करते हैं, 80-20 रूल पेपर के लास्ट में पढ़ते हैं। नहीं, अभी से पढ़ो तो कितना फायदा होगा। तो अभी 80-20 रूल के हिसाब से सबसे पहले अपने सिलेबस के मेजर पार्ट को खत्म करो, उसके बाद माइनर पार्ट अपने आप ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। अब इन सब के बाद एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये आती है कि हम सब ने याद तो कर लिया, लेकिन क्या वो चीजें एग्जाम हॉल में याद भी रहेंगी, और याद रहेंगी तो क्या वो एग्जाम हॉल में हमारी बाहर निकलेंगी भी। उसके लिए आते हैं 5वें मेथड पे, यानी कि स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। यानी कि भैया हमने जो याद किया है उसे एग्जाम हॉल में बाहर कैसे निकालें। अब आपने एक बात नोटिस की है, मैंने की है, बहुत क्रेजी बात है। कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने घर में शोर में भी पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप कहीं ना कहीं बेटर एफिशिएंसी से आंसर लिख पाते हो, लेकिन वहीं पे जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो जहां पे इतनी शांति होती है, वहां पे आपसे आंसर क्यों निकलते? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो एनवायरमेंट के स्टेट पे डिपेंड हो जाता है। आप नोटिस करना, आपने अगर कोई मैथ्स के सवाल बनाए रजाई में बैठ के चिप्स खाते हुए, स्नैक्स खाते हुए, वही सवाल आप पेपर हॉल के प्रेशर में नहीं बना पाते हो, तो क्या करें? आपके दिमाग को गंदी आदत नहीं डालनी है। दैट इज वाई आज से ही, पेपर से 1 महीना 2 महीना पहले ही क्या करना है, आपको पढ़ाई उसी एनवायरमेंट में करनी है जिस एनवायरमेंट में आप पेपर दोगे। शांत भरा एनवायरमेंट होना चाहिए। हो सके तो बेंच या लकड़ी की टेबल पे बैठो, मतलब चेयर पे बैठो, सामने टेबल हो, शांति भरा एनवायरमेंट हो, ताकि उस प्रेशर, उस स्टेट में अपनी प्रैक्टिस करो। अगर आप गाने चला के प्रैक्टिस कर रहे हो, रजाई में बैठ के चिप्स खा के प्रैक्टिस कर रहे हो, ये एनवायरमेंट आपको पेपर में तो नहीं मिलेगा ना। आपका दिमाग बहुत होशियार है, वहां पे वो आउटपुट नहीं निकाल पाएगा। मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ नहीं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप एग्जाम हॉल में वो चीजें बाहर नहीं निकाल पाते, तो प्लीज आज ही अपने आप एक क्लोनिंग मोड पे आ जाओ। मतलब अपने आप को ऐसा क्लोन कर लो कि मैं पेपर हॉल में ही बैठा हुआ हूं, और उस तरीके से ही पढ़ाई करना शुरू करो। शुरुआत में मुश्किलें होंगी, लेकिन अगर आप रोज 6 घंटा पढ़ते हो तो 3 घंटे अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट में पढ़ो, 3 में ऐसे, फिर 4-2 कर दो, फिर 5-1 कर दो, फिर 6 के 6 घंटे उसी एनवायरनमेंट में पढ़ो। बोर्ड के पेपर में जो भी याद किया है बाहर आने के चांसेस 50-60 गुना 70 गुना बढ़ जाएंगे। इन शॉर्ट, ये पांचों के पांचों को स्टडी टिप्स नहीं बेटा, एक प्रॉपर प्लान है जिसको अगर आपने आने वाले 2 महीनों में फॉलो किया ना, तो भैया आप अमर वाली गलती नहीं करोगे। जो भी पढ़ रहे हो ना एग्जाम हॉल में, उसे बेहतर तरीके से लिख के आओगे, और जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो उतना इक्वल या फिर क्या पता उससे ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर लो। तो आपके लिए ऐसी वीडियोस यार बहुत ला रहे हैं, और भी लाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो। नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि ये वीडियोस कैसी लग रही है, और उससे भी इंपॉर्टेंट आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, क्योंकि हम अब आने वाले दिनों में आपकी पेपर के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं। दिमाग लगाएंगे, आपको कैसे अपने एक्सपीरियंस से समझाएंगे, बच्चों से बात करते हैं बिकॉज हम लोग ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस आपको देंगे इस चैनल पे, और भी जो हमारे चैनल्स हैं उन सब पे। बाकी मिलते हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।